Good morning everyone and welcome to the class. Today we will start a new chapter. This is your chapter number 4. Okay, parties and party system in India. This chapter you will not find in your book, in your textbook, because it is the name of the chapter is new, the content is same. In this chapter you will find the content of two chapters together. The first is era of one party dominance. The first is era of one party dominance, which is actually originally chapter 2, है ना? ये आपके बुक का chapter 2 है. And the chapter 5, the name of the chapter 5 in your book is challenges to and restoration of Congress system, है ना? तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो दोनों इस चैप्टर के अंदर मर्ज कर गए हैं, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. ओके, तो जो 5th चैप्टर है दैट इज चैलेंजेस टू and restoration of Congress system. ओके, तो ये दोनों चैप्टर, जो सेकेंड चैप्टर था और जो चैप्टर 5 था ओरिजिनल बुक में, ये दोनों जो है ये दोनों को एक साथ मिला दिया गया है और ये अब बन गया है आपका दिस चैप्टर, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. एंड नाउ दिस इज योर चैप्टर 4, है ना? ये आपका चैप्टर 4 हो गया है. और इसमें आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत ही थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा दोनों चैप्टर के जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना है. सो वी विल स्टार्ट विद दिस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस विच कम्स अंडर द चैप्टर पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन India. So as we have when we were discussing the first chapter in which we were discussing what challenges India was facing at the time of independence, which we have seen that one of the most important challenge the country was facing was to establish democratic government. Okay, so in order to establish democracy, provisions were made in the constitution, but here you must understand one thing, that only by making provisions in the constitution we cannot establish democracy. Okay, so in order to bring democracy, in order to set up democracy, what is required? Democratic practices. That is the most important thing, and it was really a challenge for India because we have never been acquainted with democratic practices. We were under the monarchical system before the British rule, and during the British rule we were under the colonial system which lacked this principle of democracy. Okay, so it was a challenge, and the first challenge came in the form of conduction of the first election, है ना? Conducting the first election. So in this you will see that it was not an easy task to conduct election in a country like India because एक तो हमारी population बहुत बड़ी है ना? देन दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बड़ी होने के साथ साथ जो दूसरी चैलेंजेस सामने आ रही थी वो थी कि लिटरेसी रेट बहुत ही कम था हमारे कंट्री के अंदर, कंट्री की साइज़ बहुत बड़ी होना. तो दीज वर द चैलेंजेस कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए इतने बड़े लेवल पे. तो पहला जो चैलेंज है वो ये है, लार्ज पॉपुलेशन
दूसरा जो चैलेंज है वो है लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, then illiteracy of the people, and the fourth challenge we can say was poverty. The country was facing the problem of poverty as well. Okay, so these were the challenges. अब इसमें क्या करना था, लार्ज पॉपुलेशन है तो सबसे बड़ी चीज़ इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, कंस्टिट्यूंसीज में तो डिवाइड हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन ने कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया। अब कंस्टिट्यूंसीज के अंदर जो वोटर्स हैं, एडल्ट सिटीजन्स हैं, उनको क्या करना होगा, उन एडल्ट सिटीजन्स का वोटर लिस्ट बनाना। तो ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आए वो बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रॉब्लम्स आए, और वोटर्स अगर हम देखें कि वोटर्स लिस्ट जो बनाई गई उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जिससे फ्रॉम दैट एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, किस तरह का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहला जो ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स, जैसे इलेक्टोरल रोल्स जो बना जिसमें वोटर्स का नाम था, तो जब वो लिस्ट पहली बार पब्लिश हुई तो ऐसा पता चला कि नेम ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वेर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, उसमें 40 लाख वुमेन का नाम जो था वो उस लिस्ट में नहीं था। ओके, इलेक्टोरल रोल जब पब्लिश हुआ उसका ड्राफ्ट, इट वाज नॉट फाइनल, इलेक्टोरल रोल when it was published, it was found that the name of 40 lakh women were missing. How it happened, why it happened, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जहाँ पर उस लेडी का नाम होना चाहिए था, इन 40 लाख वुमेन का नाम होना चाहिए था, वहाँ पर क्या नाम था, क्या लिखा हुआ था, वाइफ ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो। बिकॉज इसकी जो प्रॉब्लम अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, हमारी सोसाइटी में, क्योंकि औरतों का अपनी पहचान नहीं होती है। हम अपने फादर के नाम से, हम अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाते थे। उस समय की सोसाइटी तो और भी ज़्यादा इस तरह की पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो इन औरतों का नाम कैसे लिखा था, वाइफ ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो। तो अब इस तरह के जो एंट्रीज थी उसको एक्सेप्ट करने से इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया, और फिर से बनाने का ऑर्डर हुआ कि जो इलेक्टोरल रोल है वो फिर से बनेगा। तो इस तरह से इलेक्टोरल रोल जो है वो एक बहुत ही बड़ा टास्क था फर्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए, इतने बड़े स्केल पे इस तरह के इलेक्टोरल रोल्स को बनाना। और इसके पहले अगर पूरी दुनिया का भी हम डेटा देखते हैं तो पूरी दुनिया में इसके पहले इतने लार्ज स्केल पे कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ था। क्योंकि अगर यूरोप की कंट्रीज़ में इलेक्शंस हो रहे थे, यूरोप डेमोक्रेसी में बहुत दिनों से डेमोक्रेसी था, बट यूरोप की कंट्रीज़ यू कैन जस्ट इमेजिन कितने छोटे छोटे वो कंट्रीज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी कम होती है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा। और तो इसलिए कहा जा रहा है कि इतने बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री में आज तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस वॉज गोइंग टू हैपन, है ना। और इसमें हमारे यहाँ 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे एट दैट टाइम। 1950s को अगर हम देखते हैं 50-51 में, तो हमारे यहाँ कितने करोड़ वोटर्स थे, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। 17 करोड़ एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और जिसमें से कि इन 17 करोड़ जो वोटर्स थे इनको 3200 MLAs को इलेक्ट करना था, है ना। सो द नंबर ऑफ MLAs who were to be elected were 3200. So it was a mammoth task. You can just understand the size and the scale of this election. Okay. So these 17 crore voters were
to elect 3,200 MLAs. So number of MLAs was 3,200 and जो लोकसभा के मेंबर्स थे उस समय लोकसभा की जो मेंबर्स थे पहली लोकसभा हमारी थी उसमें 489 मेंबर्स थे लोकसभा के, तो 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इनका इतने लोगों का इलेक्शन होना था। 17 करोड़ वोटर्स ने 3,200 MLAs को इलेक्ट करना था और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना था। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइज़ होना, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होना, कंट्री की एरिया भी बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज जो हम फेस कर रहे थे वो ये था कि इलिटरेसी। अगर 17 करोड़ वोटर्स को हम देख रहे हैं तो 17 करोड़ वोटर्स में लिटरेसी का जो रेट था वो बहुत ही कम था। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट, ठीक है, सिर्फ 15%, 15% ऑफ 17 करोड़ वर लिटरेट। अदर्स जो थे वो क्या थे? अदर्स जो थे वो illiterate थे। तो illiteracy was also biggest challenge because पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक ऐसी कंट्री में इलेक्शन होने जा रहा है जहाँ पर लिटरेसी का रेट इतना कम है, और हम देखेंगे कि इस कारण से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हम पे काफ़ी एलिगेशंस लगाते हैं। जो इलेक्शन हमारी कंट्री में हुए वो अपनी तरह का पहला इलेक्शन था, क्योंकि अगर 1950 के पहले 51 में हमारा इलेक्शन हुआ था, तो अगर 1951 के पहले देखते हैं तो ऐसा कोई कंट्री नहीं था जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग इलिटरेट थे। 85% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वर इलिटरेट, पॉवर्टी वॉज सो हाई, एंड वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन हुआ। यूरोप की कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो यूरोप की कंट्रीज़ रिच कंट्रीज़ थे, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, एंड नॉट ओनली दिस, सो दिस वाज द ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड that democracy can be successful only in countries which are developed and which have a literate population. So when India opted for democracy and when we were preparing for election, it was considered to be that India is going to experiment with this universal adult franchise, बिकॉज इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट था विथ दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी बोल्ड एंड रिस्की। और हम देखते हैं कि तरह तरह के स्टेटमेंट्स जो थे उस समय में इशू होते हैं, लाइक इसमें एक इंडियन एडिटर ने कहा इसको इट इज़ द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। Why it was said as gamble? हमारे इलेक्शन को गैम्बल से क्यों कंपेयर किया गया? बिकॉज जब हम गैम्बलिंग करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं पता होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम जीत गए तो बहुत बड़ी बात है, अगर हार गए तो बहुत कुछ लूज़ कर जाता है, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है गैम्बलिंग के कारण, है ना। तो उसी तरह से ये कहा गया कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंडिया में, दैट इज़ द बिगेस्ट गैम्बल। ऐसा गैम्बल आज तक दुनिया की किसी कंट्री में नहीं हुआ था, क्योंकि इतने सारे इलिटरेट लोगों को राइट टू वोट दे दिया गया है, और ये जो इलिटरेट और पुअर पीपल हैं, दे आर गोइंग टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। तो इट इज़ जस्ट लाइक गैम्बल कि क्या कंसिक्वेंस होगा, नो वन नोज, है ना। तो इसलिए इसको गैम्बल कहा गया। इसी तरह से और भी हमें स्टेटमेंट्स मिलते हैं, लाइक ऑर्गेनाइज़र जो कि एक मैगजीन था, उसने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। उनको ऑर्गेनाइज़र का जो कहना है वो ये कहना है कि नेहरू जो हैं वो
वो फेस करेंगे जिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लोगों को दिया गया, उसकी क्या किस तरीके से लोगों ने उसको एक्सरसाइज किया, किस तरीके से वो एक फेलियर हो गया। तो ये इस बात का यही समझा जा रहा था कि इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा पुअर और इलिटरेट पीपल हैं, डेमोक्रेसी कैन नेवर बी एस्टैब्लिश्ड इन प्रैक्टिस। इलेक्शंस में लोग अपने राइट टू वोट को कभी भी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल वर नॉट गिवन दिस राइट टू वोट इन यूरोपियन कंट्रीज़। हमने अगर आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ा आपने, फ्रांस में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर जगह राइट टू वोट बहुत लिमिटेड रखा गया। जैसे जो एजुकेटेड हैं, जो रिच क्लास है, बस उनको ही दिया जाता था। धीरे 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 इट टुक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू गेन दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन दीज कंट्रीज। बट इंडिया में क्या किया गया, जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमारी आज़ादी के साथ ही नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसमें हमें राइट टू वोट मिल जाता है। वो इस बेसिस पे मिलता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका ये कहना था कि हमने जो लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, दैट वाज नॉट ओनली द फाइट फॉर फ्रीडम, बट दैट वाज फाइट आल्सो फॉर डेमोक्रेसी। ओके, सो इट वॉज कंसिडर्ड कि हमने जो लड़ाई लड़ी थी वो डेमोक्रेसी के लिए भी लड़ाई थी, और इसलिए हमें राइट टू वोट भी साथ ही साथ दे दिया गया। बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि दीज आर द स्पेकुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। इसी तरह से एक ब्रिटिश मेंबर जो थे इंडियन सिविल सर्विस के, उन्होंने क्या कहा कि अ फ्यूचर and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. So you can just imagine what kind of statements are being issued by the people, but we have proved all them wrong, है ना? हमने सबको गलत साबित कर दिया। इलिटरेट जनता ने इतना बढ़िया काम किया। सो फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन दिस ब्रिटिश मेंबर जो थे हमारे इंडियन सिविल सर्विस के, उनका क्या कहना है। अगर इसको लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दैट इंडियन एडिटर, वन ऑफ द इंडियन एडिटर, एन इंडियन एडिटर, and then organizer, जो मैगजीन थी उसने क्या लिखा कि जवाहरलाल नेहरू would would live to confess the failure, would live to confess the failure of universal adult franchise in India. Universal adult franchise in India. UAF, Universal Adult Franchise in India. And now we see one of the member of this British member of ICS. What he is saying? He is saying that this a future and more enlightened, a future and more a more enlightened age will view with astonishment, will view with astonishment the absurd farce
the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. So you can just see हमारे इलेक्शन को गैम्बल कहा जा रहा है जो इलेक्शन होने जा रहा है ना। और क्या कहा जा रहा है? एब्सर्ड फार्स। एब्सर्ड मतलब बिना किसी रीज़न के जो फार्स हो रहा है, जो फालतू का काम हो रहा है, वो है इलेक्शन। क्या है? इन इलेक्शन which was going to be happen in India, that was absolute farce। और इस इलेक्शन में क्या किया जा रहा है? इस इलेक्शन में जो इलिटरेट पीपल हैं उनके वोट्स को, मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल के वोट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि यूजलेस है, मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आखिर क्यों हम ये कर रहे हैं, इनका ये कहना। तो हमारे इलेक्शन के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स इशू किए जा रहे थे। ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू वुड लाइक टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूएफ जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, उसका ये फेलियर होने जा रहा है। फर्स्ट इलेक्शन में पता चल जाएगा नेहरू। ठीक है। तो इसके अलावा अगर ब्रिटिश मेंबर जो इंडियन सिविल सर्विस के थे, उनका कहना है कि जो फ्यूचर हमारी जनरेशन आने जा रही है वो बहुत ही आश्चर्य के साथ इसको देखेगी कि कैसे इस तरह का काम हुआ एक कंट्री में जहाँ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल के वोटिंग को रिकॉर्ड किया गया, इस तरह का एब्सर्ड फार्स किया गया। तो दिस फ्यूचर और जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो और भी ज़्यादा एनलाइटेंड होगी, जो और भी ज़्यादा एजुकेटेड होगी, तो वो बड़े ही आश्चर्य के साथ, एस्टॉनिशमेंट के साथ इसको देखेगी कि इस तरह का काम कैसे हुआ। तो इस तरह के स्पेकुलेशंस थे हमारे इलेक्शंस को लेकर के, है ना। लेकिन जब हमारा इलेक्शन होता है तो वो बहुत ही सक्सेसफुली होता है। हम उसको भी देखेंगे इलेक्शंस। हालांकि इट वाज रियली अ ग्रेट चैलेंज। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, ये तीनों जो स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने आपके लिए आ सकता है। तो द बिगेस्ट वाई द इंडियन इलेक्शन, वाई द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया वॉज considered as the biggest gamble in history. Okay, then the next question, Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. Explain the statement. Then the next question can we discuss? सबके आंसर एक ही होंगे जो भी हमने डिस्कस किया। The next is a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. So this is also this statement आपको आ जाएगा, explain the statement. Okay, तो it was really a great challenge. इसमें कोई हमें सोचना नहीं है कि इलेक्शन कंडक्ट करना इंडिया जैसी कंट्री में, इतने बड़ी कंट्री में, और सही में जो कि जिस कंट्री में सिर्फ 15% ऑफ एलिजिबल वोटर्स इलिटरेट थे, बाकी के 85% इलिटरेट थे, पॉवर्टी का लेवल इतना हाई था, वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करना इतना आसान नहीं था। 2 बार इलेक्शन कमीशन को पोस्टपोन करना पड़ा, और उसके बाद फाइनली जो हमारा इलेक्शन हुआ ना, वो 1951 के अक्टूबर से स्टार्ट होता है और फरवरी 1952 तक हमारा इलेक्शन चलता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ वो कब स्टार्ट हुआ? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। ठीक है। और इसको हम 1952 इलेक्शन के ही नाम से जानते हैं, फर्स्ट इलेक्शन 1952। ठीक है। और जो ज़्यादातर पार्ट्स जो कंट्री के थे उसमें जनवरी 1952 से ही वोटिंग हुई थी। और कैंपेनिंग में हमें 6 मंथ्स का टाइम लगा। इट टुक 6 मंथ्स फॉर द कैंपेनिंग, देन पोलिंग, काउंटिंग टू बी, पूरा चीज़ जो कंप्लीट होने में जो प्रोसेस था वो 6 मंथ्स का टाइम लगता है। और इलेक्शंस जो थे वो अच्छे मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे हुआ, बिकॉज वी सी दैट जो एवरेज देख रहे हैं हम, वो मोर देन 4 कैंडिडेट्स ईच सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सीट के लिए 4 से भी ज़्यादा कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ सही जा रहा है। हम
कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना. एंड नॉट ओनली दिस, वी सी दैट मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट इन द डे ऑन द डे ऑफ इलेक्शन. वोटर टर्नआउट भी हाफ से ज़्यादा ही था, 50% से ज़्यादा था, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा 50% से ज़्यादा होना. ठीक है. और जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो रिज़ल्ट को सब ने एक्सेप्ट किया. जो लूज़ किया इलेक्शन, उन्होंने भी इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया. ऐसा नहीं कि जो लूज़ किए उनका ये कहना था कि इलेक्शन में किसी तरह की अनफेयर मीन्स को यूज़ किया गया, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ किया गया. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सब ने इसको एक्सेप्ट किया. और इस तरह से ये जो रिज़ल्ट आया इलेक्शन का, इस रिज़ल्ट ने ये कह दिया, ये प्रूव कर दिया, जो क्रिटिक्स, जो ये सारे क्रिटिसिजम्स हो रहे थे, ये सारे गलत हैं. ऑल दीज critics were wrong. Our experiment has proved. And now we see that Times of India ने क्या कहा कि the polls have confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country. है ना. जो पोल के रिजल्ट हुए, उन्होंने उन सारे जो भी एलिगेशंस लग रहे थे, जो भी स्पेकुलेशंस आ रहे थे, उन सबको गलत प्रूव कर दिया. इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स ने क्लेम किया कि देयर इज़ यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्फ एडमायरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. है ना. ये लार्जेस्ट इलेक्शन था पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, जहाँ पर इतने लार्ज स्केल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में. और हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है तो ये एक फेलियर नहीं था, बल्कि हमने इसको एक सक्सेस बना दिया. इट इज़ द विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया. है ना. तो ये बहुत बड़ी बात है. इस तरह से जो इंडिया के बाहर थे ऑब्जर्वर्स थे, ये तो इंडिया के अंदर की बात हम कह रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये कहा. बाहर में भी हमारे इस जो एक्सपेरिमेंट हमने किया डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, उसको एडमायर किया गया. है ना. और ये पूरी दुनिया की अगर डेमोक्रेसी की हिस्ट्री को देखें तो 1952 का जो इंडिया का जनरल इलेक्शन है, वो एक लैंडमार्क है ना. और अब ये इस बात की ये बात अब गलत सिद्ध हो गई. नाउ इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग दैट ओनली डेवलप्ड एंड literate country can have democracy. Now it is proved that a country which is developing, a country which has large number of illiterate people can also conduct elections successfully, can also have democratic government successfully. सो ये हमारा चैलेंज जो हम फेस कर रहे थे इलेक्शन कंडक्ट करने में, वो हमारा हो गया. अब हम देखते हैं कि जो रिज़ल्ट आया फर्स्ट जनरल इलेक्शन का, वो रिज़ल्ट क्या था. रिज़ल्ट वैसा ही था जैसा लोगों ने सोचा था. क्यों वैसा ही था जैसा लोगों ने सोचा था? क्योंकि इसमें कांग्रेस जो थी वो विन करती है. इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीतेगी, और वही हुआ. और इसमें क्योंकि इसके पास साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि एक तो इसको लिगेसी मिली हुई थी नेशनल मूवमेंट की. नेशनल मूवमेंट कांग्रेस के ही लीडरशिप में हुई थी. हालांकि ये बात आपको यहाँ पर ज़रूर समझना चाहिए कि जब हमें आज़ादी मिल गई तो उस समय महात्मा गांधी का ये ओपिनियन था, उनका ये सजेशन था कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए. इट शुड बी डिस्कार्डेड. अब इसकी ज़रूरत नहीं है. जिस पर्पज़ से ये बना था वो पर्पज़ सर्व हो गया है. ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. इसका पर्पस कॉन्टेस्ट, इलेक्शन कंटेस्ट करना, पावर पे अपना पावर को अपनी कंट्रोल में लेना, ये इसके नहीं थे. ये इसका एम नहीं था. लेकिन इनकी सजेशन को माना नहीं गया और आईएनसी जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करती. आईएनसी वाज अ मूवमेंट, है ना. ये तो एक मूवमेंट था. लेकिन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इसको बदल दिया गया. किस चीज़ में? पॉलिटिकल पार्टी बन गई, इलेक्शंस कंटेस्ट करती है और इसको जीत मिलती है. जीत मिलना तो स्वाभाविक था, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से ये हमारे नेशनल मूवमेंट को इसने लीड किया था, लोगों के दिलों पे जिस तरह से राज कर रहे थे कांग्रेस के लीडर्स, तो ये तो होना ही था. दूसरी चीज़ जो अगर कांग्रेस के साथ हम प्लस पॉइंट देखेंगे तो वो ये है कि कांग्रेस जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग थी. पूरी की पूरी दुनिया में उसकी पूरी की पूरी कंट्री में उसका ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल पे बना हुआ था, है ना. और इसके अलावा जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा
पॉपुलर थे, पावरफुल थे, लाइक नेहरू जैसे लीडर्स की, तो उनको हम जान ही रहे हैं। इसी डिस्कशन को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।